हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग अपने सीरीज के साथ आ गए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उसका उत्तर करिएगा प्रश्नों का। और आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिए। यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। कोई पैसा नहीं लगता है, किसी चीज का कोई वैसा नहीं है कि आपको पैसा देना पड़ेगा फलाना ढिमकाना, आपके काम की चीजें ही है यहाँ पे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, पौम चरियु किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, पौम चरियु किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, किसकी रचना है ये रचना है स्वयंभू की। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो जल्दी बताइए, गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली किस भाषा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, जो जनपद में बोली जाती है बेसिकली। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है हमारे पास, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? जल्दी बोलिए। प्रेमिका के रूप में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे में? कृष्ण बिहारी मिश्र। बाकी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर किसकी रचना? जल्दी से बताइए, सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? जल्दी बताइए। यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं दे रखा हो, तार सप्तक का मतलब क्या होगा? प्रथम तार सप्तक होगा। ठीक है, तो आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। चलिए, तो अब है कौन कौन, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम तार सप्तक के कवि तो कौन कौन थे? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न क्या है? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? जल्दी बताइए, नौवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राग दरबारी। अगला प्रश्न देखिए, दसवां क्या है? भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? जल्दी बताइए, दसवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 ही होते हैं। ठीक है, और आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए और मार्क करते चलिए कि रोज 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे आपका प्रोग्रेस मालूम चलेगा, किसी और के लिए नहीं, आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? जल्दी से बताइए, 11वें का उत्तर क्या है? जल्दी बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अयोग वाह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? जल्दी से। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गीति गीतिनाथ। ठीक है, जिसको गाया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? जल्दी बताइए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? जल्दी बताइए, 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी, गोपाल राय। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल राय। अगला प्रश्न है, समालोचनादर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? जल्दी बताइए, 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? जल्दी से बताइए, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय, है ना। 17वां प्रश्न देखिए, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी दे रखा है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ये इनमें से क्या क्या सही है आपको बताना है। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही आंशिक रूप से सही है, लगभग कहीं ना कहीं दोनों कुछ हद तक सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 18वां। फिर देखिए, दो स्टेटमेंट है, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बी बोलता है विभाग ही रस का हेतु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? सी हो जाएगा। ठीक है, ए तो सही है किंतु बी आंशिक रूप से सत्य है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 19वां आप लोग देखेंगे, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, और फिर एक और स्टेटमेंट है, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? डी। ठीक है, ए सही है और बी आंशिक रूप से सही है। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, फिर दो स्टेटमेंट है, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। ठीक है, फिर अगला क्या कहता है, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? जल्दी बताइए। पहला जो स्टेटमेंट है आंशिक रूप से सही है और दूसरा सही है। चलिए 21वें पे आते हैं, क्या बोला गया, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो काल क्रम के हिसाब से आपको लगाना है 21वां, अगर आप देखेंगे जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी जो ये ग्रंथ लिखा गया, सबसे पहले यही लिखा गया था, उसके बाद ही ये कोई है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न क्या है, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो 22वें का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ए, सबसे पहले ब्रह्म समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, है ना। ब्रह्म समाज को कौन लेके आया? राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रार्थना समाज को कौन लाया? आत्माराम। उसके बाद आर्य समाज को स्वामी दयानंद और रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद जी। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? जन्म तिथि के आधार पर बोला गया, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? जल्दी जल्दी बताइए। सबसे बड़े थे इनमें जयशंकर प्रसाद, है ना।
उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत, और इकलौती जो छायावादी की स्तंभ थी महिला, वो महादेवी वर्मा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 24वां क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न काव्य कीर्तियों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा गया है ना, तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी, ठीक है। युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोला गया है? निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। निराला का उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? जल्दी बताइए। अप्सरा सबसे पहले ए में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? 26वां प्रश्न देखिए यहां। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए, सही अनुक्रम कौन सा है? तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। प्रगतिवाद से पहले कौन सा काल था? जल्दी बताइए। छायावाद था कि नहीं? जल्दी आपको कमेंट में बताना है, अभी आपका काम है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला 27वां प्रश्न है हमारे पास। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? जल्दी से बताइए। 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़े आचार्य कौन थे इसमें से? उम्र की आयु के हिसाब से सबसे पहले जन्म किसका हुआ था? भरत मुनि का, है ना। तो भरत मुनि अपने आप जहां पे भी दिखेगा सही हो जाएगा। भरत मुनि के बाद आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ, फिर पंडित राज जगन्नाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे 28वां देखते हैं। तो 28वें का क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यास का नाम दिया गया है आपको, उसका अनुक्रम बताना। जल्दी से बताइए। सबसे पुराना उपन्यास कौन सा है या सबसे नया कौन सा है? कुछ एक आपको मालूम होना चाहिए इसमें से। तो सबसे नया जैसे मुझे मालूम है, तो सबसे नया इसमें से कौन सा है? आवा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आ रहा है किसमें? सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 28वें का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न क्या है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है 29वें का? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चंदायन, मृगावती, पद्मा, उसके बाद मधुमालती। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? 29वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। यहां पे रचनाकार दे रखे हैं और यहां पे उनकी रचनाएं हैं, आपको मेल करना है करेक्ट आंसर के साथ। तो इसमें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। पहले का चौथा है, तो पहले का चौथा किसी में है? सी में है ना। तो अपने आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। तो रचनाकार का नाम दिया गया है और उनको आपको मिलाना है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना। जल्दी से देखिए, जल्दी बताइए। 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ कौन सा है इसमें से? रचना कौन सा है इसमें से? जल्दी से बताइए। वर्ण रत्नाकर, है ना। पहले का चार है क्या यहां किसी में? तो पहले का 4 पहले ऑप्शन में ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? फिर वही बोला गया है, कवियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत पहले कवि हैं, इनकी कोई एक रचना यहां से हमें मालूम होनी चाहिए इनकी कौन सी रचना है, तो अपने आप काम आसान हो जाएगा। तो देखिए ग्राम्या, पहले का 4 किसी में है? 2 में है ना। तो फिर 2 में है तो फिर हमको अगले ऑप्शन के लिए जाना है, लेकिन फिर दोनों में 3-3 है, ठीक है। तो फिर इसको छोड़ दीजिए। सी, केशव दास का ग्रंथ कौन सा है?
रचना कौन सी है? अब केशव दास की रचना हमें मालूम होनी चाहिए तो हमारा काम सरल हो जाएगा। जल्दी से बताइए केशव दास की रचना कौन सी है इसमें? कवि प्रिया। ठीक है, तो केशव दास की रचना है कवि प्रिया। तो 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32वें का? टी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कवियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों का नाम दे रखा है ना, और यहां कीर्तियां हैं। तो रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय के क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध पहले में 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? 33वें का। 33वें का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ए, क्योंकि सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जहां पहले का तीसरा ऑप्शन है ना। चलिए 34वां देखिए क्या बोला गया है? कवियों को कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नागार्जुन, नागार्जुन की कौन सी रचना है यहां पे आपको मालूम होना चाहिए। तो अपने आप आपको आंसर मालूम चल जाएगा। जल्दी बताइए नागार्जुन की रचना कौन सी है? युगधारा। ठीक है, तो पहले का 4 एक में ही है, तो अपने आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन फिर आपको मेल करने के लिए बोला गया है। तो यहां पे देखिए 2 विकल्प यहां हैं, 2 अगले पन्ने पे दिए गए हैं, है ना। देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35वें का? डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहां पे कथाकार और उनकी कीर्तियां हैं। तो कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है इसमें से? जल्दी बताइए कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? समय सरगम। समय सरगम कहां है? इधर लिखा है क्या कहीं? तीसरे नंबर पे लिखा गया है समय सरगम, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसा है ना। चलिए अब 37वें पे देखते हैं। 37वें में देखेंगे फिर यहां पे क्या कहा गया है मिलान करने के लिए? कहानीकारों को कहानियों के साथ, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कौन सी रचना है यहां पे? कौन सी कहानी है इनकी? जल्दी से बताइए 37वें का। बुद्धू का कांटा। तो पहले का 2 किसी में है? सी में है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है यहाँ पे कहानीकार और उनकी कहानियां दी गई हैं, आपको मिलान करना है। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी है इसमें से? जल्दी बताइए। लंदन की एक रात, है ना। 38वें का करेक्ट आंसर ए का 4 एक में ही है, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेल कीजिए। ठीक है, कवियों का सुमेलन करना है। देखिए क्या लिखा है? ज्यों ज्यों निहारियो नेरे हुए नैननी, किसकी पंक्ति है ये? जल्दी से बताइए। मतीराम। ठीक है, तो पहले का 3 एक में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखिए। स्थापना और तर्क दिया गया है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तर्क क्या है? भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही है क्या सही नहीं है बताइए जल्दी। 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों ही सही है ना। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। तो 41वें प्रश्न पे क्या बोला गया है? स्थापना क्या बोलता है? कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क क्या है? इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है।
तो 41वें का क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर, जल्दी बताइए। 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 42वां देखिए क्या बोला गया है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। ठीक है, समर्पण भक्ति का मूल है। अब देखिए क्या बोला गया, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, क्या है यह स्थापना है, और तर्क क्या बोलता है, समर्पण भक्ति का मूल है। तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, जल्दी से बताइए। 43 क्वेश्चन क्या है, 43rd क्वेश्चन है, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। तर्क क्या है, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय को सुख का निश्चय है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43rd का? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए फिर देखिए, एक स्थापना और तर्क दिया गया है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है। ठीक है, फिर तर्क क्या बोलता है, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। 45वां देखिए, प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, तर्क दिया गया है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 45वें का, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए एक यहां पे दिया गया है गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है ना। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सर्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए हैं। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी हैं, किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचा के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक निरंतर के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अब प्रश्न का उत्तर देना है सी के आधार पर। पहला प्रश्न क्या है, संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? ठीक है, जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? सार्वदेशिक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक निरंतर के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। 48वां देखिए क्या है, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बांग्ला। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतिम दो प्रश्न है हमारे पास। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो जल्दी से बताइए क्या आधार होना चाहिए। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। 50वां क्या है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो 50वें का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा,
प्राकृत। चलिए, तो अब आपको बताना है कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है प्रश्न, तो ये आप बताएंगे तभी जाके चीजें मालूम चलेंगी कि आपका प्रोग्रेस रेट क्या है। और आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, जो हिंदी के लिए नेट जेआरएफ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मिशन इस बार बनाए हुए हैं कि जेआरएफ क्लियर करना है, उनके लिए ही है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। इसको यहाँ जुड़ने से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज नया नया कंटेंट लेके आए। प्रश्न उत्तर आप सोते हुए भी इसको देख सकते हैं, बैठे बैठे भी, खाना खाते हुए भी इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। ये आपके लिए मददगार रहेगा। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।